हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल और क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड का न्यूमेरिकल में क्या क्या न्यूमेरिकल आता है, किस टाइप का आता है, किस टाइप का पूछा जाता है। तो वेंटिलेशन सेक्शन में हम लोग घुसे थे और वेंटिलेशन से दबा के न्यूमेरिकल पूछे जा सकता है, क्योंकि वेंटिलेशन में ही बेसिक न्यूमेरिकल सब आते हैं। वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है। तो वेंटिलेशन वाला एक्चुअली मैं वॉल्यूम सॉरी मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसका कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल दोनों देखिएगा। इसके बाद हम अंडरग्राउंड का करवा रहे हैं अंडरग्राउंड का पार्ट 1 वाला जो न्यूमेरिकल है उसको देख लीजिएगा, पार्ट 2 वाला है ये। ठीक है, तो इतना वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके, जब भी आपको फुर्सत मिले। रिक्लेमेशन वगैरह भी जरूर देख लीजिएगा। कम से कम इतना कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा, आज का टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं वेंटिलेशन का न्यूमेरिकल पे। तो देखो यार, वेंटिलेशन का न्यूमेरिकल कल भी हम एक कुछ करवाए थे और आज भी थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हवा का मात्रा कितना होना चाहिए। तो ये नापा जाता है कहाँ? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में। कहाँ नापा जाता है? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में नापा जाता है। कितना नापा जाता है सर? देखिए, दो बेसिस है, इसका बेसिस जो है वो दो है। पहला बेसिस वो ये है कि कितना आदमी काम कर रहा है, और आदमी के हिसाब से 6 मीटर क्यूब प्रति मिनट पर पर्सन हवा होना चाहिए। ठीक है, या फिर ये दूसरा या कीजिए बीच में, उसका दूसरा जो तरीका है, ठीक है ना, बेसिस लिखना चाह रहे थे यहाँ। दूसरा जो तरीका है, दूसरा वो क्या है? दूसरा है प्रोडक्शन बेसिस पे। किस पे? प्रोडक्शन बेसिस पे। प्रोडक्शन बेसिस पे कितना है? 2.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ये प्रोडक्शन बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल कैसा देगा? जो अक्सर देता आया है ना, जो अक्सर देता आया है, क्या है? जो अक्सर देता आया है वो ये है। क्वेश्चन ये है, बोलेगा कि मान के चलिए किसी जगह हवा का जो मात्रा है, 1 मिनट, ऐसे क्वेश्चन नहीं ऐसे पूछेगा कि मान के चलिए किसी जगह पे 100 आदमी काम कर रहा है। कितना आदमी काम कर रहा है? 100 आदमी काम कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ये लार्जेस्ट शिफ्ट वाला है, सबसे बड़ा शिफ्ट है, लार्जेस्ट शिफ्ट वाला है। लार्जेस्ट शिफ्ट का क्या है? मैन पावर है, मैन पावर। ओके, एक तो ये हो गया। और दूसरा बोला गया है पर डे प्रोडक्शन। पर डे प्रोडक्शन कितना है भाई? पर डे प्रोडक्शन मान के चलिए बोल दिया वो 250 टन है। 250 टन पर डे प्रोडक्शन। ठीक है, डेली आउटपुट। तो अब बोले जाएगा, बताओ हवा का मात्रा क्या होगा? हवा का मात्रा क्या होगा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में? कहाँ पे? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखा हुआ है ना? लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में हवा का मात्रा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। अब आपको ऑप्शन दे देगा, दो तीन को, आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए इसका बताइएगा, हवा का मात्रा क्या होगा बताइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलिए आप, और ये बताइए कि क्या होगा 1 का आंसर। ठीक है, बताइएगा। 100 आदमी है, सबसे बड़ा मेन पावर है, मतलब शिफ्ट, सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो 100 आदमी वाला ही है ना। चलिए चलिए हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम मेन पावर बेसिस पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? मेन पावर बेसिस पे निकालते हैं। तो मेन पावर बेसिस पे हम लोग जानते हैं, ठीक है, मेन पावर बेसिस पे हमें पता है कि मेन पावर बेसिस पे आपको 6 मीटर क्यूब प्रति मिनट पर पर्सन हवा होना चाहिए। यहाँ पे कितना बोला गया है? 100 बोला गया है। तो 100 इंटू 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन तो मैंने बता ही दिया। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 600 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस से भी निकाल के देखते हैं, क्योंकि दोनों में जो ज्यादा है उतना हवा भेजा जाता है। दूसरा बेसिस था प्रोडक्शन बेसिस। दूसरा बेसिस कौन सा था? प्रोडक्शन बेसिस था। चलिए इसको भी ट्राई करते हैं। 2.5, यहाँ पे बोला गया है 2.5 टन प्रति मीटर क्यूब प्रति मिनट पर टन। ठीक है, पर टन। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है 250 टन। 250 टन पर डे दिया हुआ है। ठीक है, तो हवा का मात्रा कितना हो जाएगा? 250 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ठीक है, हाँ। तो 2.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट पर डे, पर डेली टन आउटपुट के हिसाब से होगा, है ना। चलिए
जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन बता दिया है, तो प्रोडक्शन को इंटू करना पड़ता है 2.5 से। बिल्कुल, प्रोडक्शन को आपको इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हवा का मात्रा निकालना है, तो प्रोडक्शन को 2.5 से आप इंटू करेंगे। ठीक है, तो 2.5 से 250 को इंटू करके बताइएगा कितना होगा, हमको कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, 625, मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब कमजोर है, 625 मीटर क्यूब प्रति मिनट। अब आपको बताना है भाई दोनों में ज़्यादा कौन सा होगा, तो हम देख रहे हैं ये है 600 मीटर क्यूब प्रति मिनट और दूसरा है 625 मीटर क्यूब प्रति मिनट। तो ज़्यादा कौन सा है, 625 मीटर क्यूब प्रति मिनट। इसीलिए हवा कितना भेजा जाएगा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में हवा भेजा जाएगा 625 मीटर क्यूब प्रति मिनट। ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप बेसिक सा इसमें मिस्टेक कर देते हैं, बेसिक सा मिस्टेक करते हैं, पहला कैलकुलेशन करते हैं मेन पावर बेसिस पे, आपको लगता है यही डाटा सही है, आगे टिक मार देते हैं, लेकिन दोनों करके दोनों में जो ज़्यादा है वो आपको देखना है। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल तो आपका ये पूछा जाएगा, जो पूछा जाता है, जनरली पूछा जाता है। ठीक है, एनसीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन था और यूपीपीएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन था और ऑल इंडिया में भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बाकी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, कूलिंग पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो उस पर हम अभी फिलहाल नहीं जाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ओके, चलिए अभी जो टॉपिक है, ये टॉपिक को आप वीवीआई लगा लीजिएगा, है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और वो टॉपिक है एनवीपी, नेचुरल वेंटिलेशन प्रोसेस, नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर। कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देखिए, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को समझा है। क्योंकि अभी समय का अभाव, इसलिए उतना डीप में नहीं घुस सकते हैं, तो अभी हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं न्यूमेरिकल वाला। तो एनबीपी बराबर होता है नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, यानी कि जो हवा का दबाव नेचुरली उत्पन्न होता है बिना किसी मशीन का, बिना किसी पंखा का इस्तेमाल किए हुए, उसे हम नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर कहते हैं। ये होता है मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी। किसका डेंसिटी भाई, डाउन का शाफ्ट में जो हवा है ना, हवा, उसका डेंसिटी। ठीक है, डाउन का शाफ्ट में जो हवा है उसका डेंसिटी को इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा एनबीपी। इसको घेरा मार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको आप ऐसे घेरा मार लीजिएगा, है ना, और ऐसे स्टार लगा लीजिए कि वीवीआई है ये। तो एक तो ये फार्मूला हो गया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी सवाल है दूसरा वाला कि दूसरा कौन सा फार्मूला है जो वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका मोटिव कॉलम। मोटिव कॉलम, मोटिव कॉलम को जनरली हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसमें आपको लिखना है टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट, मतलब अपकास्ट आपका टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट, डाउनकास्ट आपका टेम्परेचर, डिवाइडेड बाई 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट, टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट इनटू डेप्थ, इनटू डेप्थ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ओके, तो ये हो जाएगा इसका इनटू डेप्थ। तो ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए, जस्ट ए सेकंड नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आपका, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट डिवाइडेड बाई 273 इंटू टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट इंटू टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा ना ये फॉर्मूला, तो हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। बड़ा वाला टी माइनस छोटा वाला टी डिवाइडेड बाई 273 प्लस बड़ा वाला टी इनटू डेप्थ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। बड़ा वाला टी क्या होगा, देखो टेम्परेचर बड़ा कब रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा किसका रहेगा, खुद कल्पना कीजिए, ठंडा हवा है, कहाँ से जाता है भाई, डाउन का शाफ्ट से जाता है ठंडा हवा। तो जब डाउन का शाफ्ट से ठंडा ठंडा हवा घुसेगा, तो डाउन का शाफ्ट का जनरल टेम्परेचर तो ठंडा रहेगा, है ना। अभी एसेंशनल डिसेंशनल का बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉर्मल एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं।
तो डाउन का शाफ्ट का हवा ठंडा रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा। आपका शाफ्ट से जितना गंदगी है, धुआं है, डस्ट है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब निकलेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। यानी आपका शाफ्ट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो बड़ा वाला टेम्परेचर कौन? आपका शाफ्ट का। छोटा वाला टेम्परेचर कौन? डाउन का शाफ्ट का। तो ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। ये दोनों जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेंटिलेशन में। ये दोनों फार्मूला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। और हम कुछ क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कैसा पूछेगा, एक सिंपल सा हम आपको सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर चाहेगा कि चलो लड़का बच्चा है इसको थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देते हैं, अगर आसान क्वेश्चन पूछेगा ना तो बोलेगा मोटिव कॉलम बताओ, मोटिव कॉलम बताओ, ठीक है। गिया क्या क्या रहेगा, गिवन क्या क्या रहेगा, गिवन गिवन क्या क्या रहेगा सुनिएगा। बोलेगा टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट, टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट शाफ्ट जो है वो कितना है, मान के चलिए हम इसमें सिंपल सा डाटा ले लेते हैं 38 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट, टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट कितना है, ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद डेप्थ ऑफ शाफ्ट, डेप्थ ऑफ शाफ्ट कितना दिया है, डेप्थ ऑफ शाफ्ट मान के चलिए 400 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा बताओ भाई मोटिव कॉलम क्या होगा, मोटिव कॉलम क्या होगा, ऊपर ही लिख दिया हम। अब बताइएगा, तो आपको पता है इसमें क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। मोटिव कॉलम जिसको एच से डिनोट करते हैं, मोटिव कॉलम है ना, बराबर हो जाता है टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट डिवाइडेड बाय 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट इनटू डेप्थ। आपको खाली पुट करना है इसमें। ऐसा दिया रहेगा ना क्वेश्चन तो आप समझिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट नहीं चेक कर रहा है, आपका जो नॉलेज चेक कर रहा है। तो नॉलेज चेक कर रहा है तो बहुत ही सिंपल सा है। अब टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट कितना भाई, 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 38 लिखे। माइनस कितना करना है डाउन कास्ट यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। उसके बाद क्या है 273, 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट कितना है भाई 38 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डेप्थ कितना है भाई 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको बस सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व ही करना है। ऊपर में 10 नीचे में जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 11, 1 7 8 9 10 11, 1 और एक 3, 311 इंटू 400 ऐसे करके जोड़िएगा। तो आपका ये कुल मिलाकर के आप हिसाब किताब लगा के इसको कैलकुलेट कीजिएगा, है ना। तो ये आई थिंक आ जाएगा 12.8 मीटर, 12.8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा मोटिव कॉलम। तो अगर मोटिव कॉलम देगा ना तो बहुत ही सिंपल है 12.8। मोटिव कॉलम बेसिकली एक हाइट होता है, ठीक है। मोटिव कॉलम क्या होता है, बेसिकली एक हाइट होता है, एक्सेस वेट ऑफ डाउन का शाफ्ट जो आपका एक्सेस वेट हो जाता है उसी का हाइट होता है ना। चलिए ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया मोटिव कॉलम वाला। अगर एनवीपी पूछेगा तो क्या करना है, अगर मान के चलिए आपको यही डाटा दे दिया, यही जो सेम क्वेश्चन का डाटा है, डाटा सब यही दिया और देने के बाद खाली बोल दिया कि मोटिव कॉलम भी मान के चले दिया, नहीं भी दिया, अगर मोटिव कॉलम भी नहीं दिया और एनवीपी भी नहीं दिया तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मोटिव कॉलम निकालना पड़ेगा, आपने निकाल लिया, ठीक है। और एनवीपी क्या होता है, एनवीपी क्या होता है, एनवीपी बराबर होता है, हमने अभी आपको बताया, मोटिव कॉलम, मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट, डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट, बस यही तो होता है भाई। अब मोटिव कॉलम को कितना यहाँ पे पुट करना है 12.8 और डेंसिटी भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, अभी तो मैंने लिखा नहीं, डेंसिटी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। मान के चलिए बोल दिया है कि डेंसिटी जो है वो आपका 1.15 है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी जब भी देता है यूनिट भी होता है केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, केजीएफ पर मीटर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं, ठीक है। चलिए तो आप मान के चलिए 1.15 दे दिया, आपको खाली इंटू ही तो करना है भाई, आपको इंटू ही करना है बस, है ना। तो इंटू कीजिएगा तो 14.81 आ जाएगा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा केजीएफ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिएगा एक चीज और समझिएगा, डेंसिटी, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रॉ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, रॉ से डिनोट करते हैं। डेंसिटी जो है वो आपका जनरली किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर का इसका यूनिट होता है, ठीक है। मोटिव कॉलम का सॉरी मीटर स्क्वायर कह रहा हूँ बार बार मैं, इसका बेसिकली केजीएफ पर मीटर इसका यूनिट होता है। और ये केजीएफ पर यूनिट ना, इसको अगर हम चेंज करें पास्कल में तो आपको खाली 10 से इंटू करना है। हम एक एग्जांपल देते हैं आपको,
मान के चलिए हमने बताया कि 14.81 kgf पर मीटर इसका डेंसिटी है, किसी चीज का डेंसिटी है इतना। आपको इसको बोला जाएगा पास्कल में चेंज करो, तो क्या करेंगे, आपको खाली 10 इंटू करना है, खाली 10 इंटू करना है, यानी 148.1 kgf पर मीटर, या सॉरी kgf पर मीटर नहीं, पास्कल। पास्कल यूनिट जब चेंज होता है पास्कल में भी दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा पास्कल कुछ नहीं है, kgf पर मीटर में जनरली तो यही में रहेगा, इतना ज्यादा नहीं घुमाएगा क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, जब भी न्यूमेरिकल पूछा है, इतिहास है माइनिंग का, जब भी न्यूमेरिकल पूछा है फॉर्मूला बेस पूछा है, और अगर कॉन्सेप्चुअल पूछा है तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का कोशिश किया, मेरा फोकस ये नहीं है यार। देखो ऐसा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रहा है मेरे बारे में, बहुत सारा ग्रुप है जिसमें लोग बना ले रहे हैं और दम भर बुराई कर रहे हैं कि बहुत डीप पढ़ाता है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाता है, स्लो पढ़ाता है, 50 गो बार एक ही चीज़ को पढ़ाता है। तो देखो यार, मेरा फोकस ना कॉन्सेप्ट पे। हम दावा नहीं कर सकते कि हम 100 क्वेश्चन बताएंगे, 100 में 100 भिड़ेगा। देखो वो कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्वेश्चन जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, आपको मैं बताता हूँ, टीसीएस अगर क्वेश्चन सेट कर रहा है, मान के चलिए, या इडबिल क्वेश्चन सेट कर रहा है, मान के चलिए, ठीक है, या मान के चलिए आपका कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विस क्वेश्चन सेट कर रहा है। क्वेश्चन सेट कैसे होता है इसको समझिएगा। क्वेश्चन जब सेट किया जाता है ना, तो डीवाई मैनेजर लेवल का, जब मान के चलिए फॉर एग्जांपल, एक मैं क्या करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरा प्रिडिक्शन ही है समझिए। मान के चलिए सीसीएल एक माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकाला, ठीक है। अब माइनिंग सरदार का वैकेंसी निकालने के बाद सीसीएल इसका ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहता है। कैसा एग्जाम लेना चाहता है? ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहता है। तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन सीसीएल सेट कर रहा है, नहीं, एकदम नहीं, नहीं सेट कर रहा सर। सीसीएल का इसमें बस इतना योगदान है कि सीसीएल इसका टेंडर दे देता है किसी को। सीसीएल क्या करेगा, किसी को टेंडर दे देगा। मान के चलिए टीसीएस को वो टेंडर दे दिया है। क्या टेंडर दे दिया है? ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, है ना, कोई वैकेंसी निकला तो उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, उसका पेमेंट होगा, इसके बाद उसका एग्जाम होगा, और इसके बाद इसका रिजल्ट होगा। ये सब डिक्लेयर करने का और स्क्रूटनी करके लास्ट में एक लिस्ट देने का काम करेगा सीसीएल, ठीक है। ये काम सब दे दिया टेंडर टीसीएस को। अब सीसीएल फ्री है, मुक्त है इस चीजों से। अब टीसीएस क्या किया है, डीवाई मैनेजर लेवल का बंदा रखा है। डीवाई मैनेजर लेवल का बंदा रखा है। डीवाई मैनेजर के बारे में जिनको नहीं पता बता दे, एफसीसी होते हैं, फर्स्ट क्लास कोलियरी मैनेजर, या जो बीटेक के साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट को होल्डर होते हैं, उसे डीवाई मैनेजर लेवल का मतलब माना जाता है। तो डीवाई मैनेजर लेवल का, डिप्टी मैनेजर लेवल का आदमी रहता है, ठीक है, मिनिमम लेवल होता है ये। ऐसा ऐसा करीबन 10 से 20 आदमी रहता है। 10 से 20 मान के चलिए प्रोफेसर साहब होंगे जो अलग अलग जगह पे, या टेक्निकल नॉलेज वाले होंगे, ठीक है, जिनको पता है बेसिकली माइनिंग सरदार ओवरमैन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो ये 10 या 20 आदमी मान के चलिए, तो 20 हम पकड़ लेते हैं सेफ्टी के लिए। तो 20 आदमी को कहा जाएगा कि आप 200 क्वेश्चन रेफर कीजिए। कितना क्वेश्चन? 150 से 200 क्वेश्चन आप हमको बताइए जो आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कर करके 20 इंटू 200 क्वेश्चन, कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 हजार क्वेश्चन। 4 हजार क्वेश्चन टीसीएस के पास रहता है। अब इस 4 हजार क्वेश्चन में से ना 100 क्वेश्चन नहीं, 100 नहीं, 100 तो हम ज्यादा बोल दिए, 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। तो आपको लगता है कि जो डीवाई मैनेजर साहब सेट कर रहे हैं क्वेश्चन, उनको पता होगा कि हाँ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा? और जो डीवाई मैनेजर है ना ये वाले, ये उनको वो ये भी नहीं पता कि दूसरा डीवाई मैनेजर कौन है। पूरा ट्रांसपेरेंसी रहता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा भरोसा रखा कीजिए। अगर टीसीएस एग्जाम लेता है ना, तो थोड़ा सा दिल पे तसल्ली रखिएगा कि चलो भाई कम से कम एग्जाम साफ सुथरा होगा। बाकी बात अलग है कि क्वेश्चन का लेवल अलग होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। जितनी अच्छी कंपनी है, जितनी अच्छी ब्रांडिंग है, उतना समझ के चलिए ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं यूट्यूब पे खुलेआम नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेरा मकसद क्या है, जब ये डीवाई मैनेजर को नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप एक बात बताइए, आप डिप्लोमा किए हैं, आपका 2 साल 3 साल हो गया, पीडी खत्म किए, कहीं पे नौकरी मिल गया प्राइवेट में या सरकारी में भी मिल गया, तो आप जज करके बता देंगे क्या कि इस बार माइनिंग सरदार में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आप डीवाई मैनेजर साहब जो इतना दिन पढ़े हैं, 10 साल 20 साल का तजुर्बा लिए हैं, इतने लोग, 20 का टीम है, 4 हजार क्वेश्चन है, उसमें आप शामिल कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा मैं उपाधि ले सकता हूँ कभी। मैं दावा कभी नहीं करता हूँ, ना दावा करूंगा। मैं बस इतना कहता हूँ कि फोकस करो कॉन्सेप्ट पे,
ये कभी मत सोचो कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, उन पे फोकस जरूर करना है, लेकिन बाकी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही आपको सफलता दिलाएंगे। आपको मेरी बात अभी लेक्चर लग रही होगी, भाषण लग रही हो, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम जब दे के निकलोगे ना, तो एक ही बंदा याद आएगा, दीपक साहू। ठीक है, देख लेना, एग्जाम दे के निकलो, समझ में आ जाएगा। चलिए, खैर हम आगे बढ़ते हैं। एनबीपी के बारे में हम आपको बताएं, एनबीपी क्या होता है। तो एनबीपी के बारे में हमने बताया, मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको फटाक से बताना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर करते हैं। फटाक से बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट, अपकास्ट शाफ्ट है, उसका जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन है। टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट अगर हम नापे, तो ये मान के चलिए दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए, इसके बाद डेप्थ जो है ना शाफ्ट का, डेप्थ ऑफ शाफ्ट जो है वो है 200 मीटर। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है कि मोटिव कॉलम क्या होगा। मोटिव कॉलम क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। चलिए, इसका कमेंट करके बताइएगा फटाक से, हम आपको समय दिए हैं, है ना। चलिए, इसको पॉज करके बनाइए और प्ले करके देख लीजिएगा, हम तुरंत सॉल्यूशन बता रहे हैं। पॉज कीजिए, चलिए अब प्ले कीजिए, कर लिए होंगे प्ले। ओके, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमने आपको बताया टी यू माइनस टी डी डिवाइडेड बाई 2u प्लस 273 इंटू डेप्थ। ये फॉर्मूला बताया, नहीं याद है भाई, नहीं याद है। बड़ा माइनस छोटा डिवाइडेड बाई 273 प्लस नीचे तो बड़ा जुड़ता है प्लस डेप्थ, ये वाला याद रहेगा। चलो इसी में बैठाते हैं। बड़ा टेम्परेचर कौन सा है भाई, 30-40 में बड़ा कौन है, 40 बड़ा है, 40 लिखे। माइनस करेंगे छोटा को, छोटा कौन है 30, चलो माइनस किए। 273 प्लस नीचे बड़ा वाला लिखा है यानी 40 डिग्री, और इंटू डेप्थ लिखा है यानी 400। आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा 10, नीचे में आएगा आपका 70, 80, 90, 100, 110, यानी 313 के आसपास आएगा, इंटू 400। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। कैलकुलेशन में मेरा मिस्टेक हो सकता हो कि हो, लेकिन नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट अगर यही है, फॉर्मूला अगर यही है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा आपका 4000, जिसको डिवाइड करेंगे हम 313 से, तो आपका आ जाएगा 12.77। ओके, ये आ जाएगा आपका 12.77 मीटर। ये क्या हो जाएगा, मोटिव कॉलम। ठीक है, मोटिव कॉलम यानी कि एच हो जाएगा आपका 12.77। ये क्वेश्चन था। अगर मान के चलिए इसमें हम एक और कॉलम ऐड कर दे, इसमें मान के चलिए हमने लिख दिया इतना गिवन है, और एक चीज और गिवन बता दिया, हमने कहा कि जो डेंसिटी होगा वो 2 होगा। ठीक है, 2 होगा kgf पर मीटर। ओके, चलिए, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है कि इसका एनबीपी क्या होगा। एनबीपी क्या होगा बताइएगा, पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइएगा। एनबीपी बराबर होता है मोटिव कॉलम इनटू डेंसिटी ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट। तो मोटिव कॉलम दिया कितना आया, हमने तो अभी सॉल्व किया, कितना आया 12.77, 12.77, और डेंसिटी हमने कितना लिया था, 2 लिया था। ठीक है, तो अब इसको इंटू करेंगे, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, मतलब इसको इंटू करेंगे। ठीक है, अब अप्रोक्स भी निकाल लेंगे ना, तो आपका ऑप्शन में कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आप आराम से टिक कर सकते हो। kgf पर मीटर स्क्वायर, अब यहाँ मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये तो मीटर में था ना, और ये था आपका kgf पर मीटर में। आप दोनों को इंटू करेंगे तो kgf पर मीटर स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसका यूनिट निकल गया। अगर आपको मान के चलिए पास्कल में दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 10 को इंटू कर देना है। 10 इंटू करेंगे तो हो जाएगा 255.4 पास्कल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि kgf पर मीटर मीटर में दिया है तो उसको पास्कल में चेंज करना है, तो बस सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मोटिव कॉलम और डेंसिटी अगर निकालने थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है यार, इसको 2 बार 3 बार समझ देना, एक दो को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलिए, अब हम आते हैं आगे। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। तो भाई आगे हम एक P इज इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर। ठीक है, P इज इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर। ओके,
P क्या है भाई? P है प्रेशर। R क्या है भाई? R है रेसिस्टेंस। और Q क्या है भाई? Q है क्वांटिटी ऑफ एयर। अब इसको समझिएगा, मान के चलिए एक गैलरी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा पूछा नहीं है उतना डिटेल में, लेकिन हम आपको एक आइडिया दे देना चाहते हैं कि अगर भगवान ना करे पूछ दे तो फिर आपसे सॉल्व हो, बाकी से सॉल्व ना हो, है ना। तो P इज इक्वल टू आर क्यू क्या है? मान के चलिए गैलरी है ठीक है, इस गैलरी से हवा जा रहा है भाई, हवा जा रहा है, हवा जा रहा है। मान के चलिए इस गैलरी का जो चिकना जो सतह है यानी जो सरफेस है, मान के चलिए जो सरफेस है ये चिकना है। तो जब सरफेस चिकना होगा ना तो हवा जो है बहुत कम रेसिस्ट होगा, बहुत कम इसका रेसिस्ट होगा, यानी कि हवा को रोकने वाला अवरोधक बहुत कम होगा। ठीक है, हवा को रोकने वाला अवरोधक बहुत कम होगा। अगर मान के चलिए कोई गैलरी अब ऐसा है, अब यहाँ हवा जा रहा है, तो हवा जब जाएगा ना तो यहाँ टकरा के थोड़ा इधर आ जाएगा, कुछ हवा जो है ऐसे सीधा जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ टकरा के फिर वापस घूम जाएगा, है ना। तो मतलब हवा को बहुत डिस्टरबेंस होगा भाई, बहुत डिस्टरबेंस होगा, रेसिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा टकरा के घूम जा रहा है, ऊपर चल जा रहा है, इधर चल जा रहा है, तो हवा का डायरेक्शन में सत्यानाश हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्या होगा? रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सरफेस खुरदरा है या फिर अनइवन है, तो इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, रेसिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। लेकिन अगर यही वाला सरफेस चिकना है, स्मूथ है, तो रेसिस्टेंस जो होगा वो आपका कम होगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी देखिए प्रेशर का क्या खेला है भाई, समझिएगा, समझिएगा। टुल्लू पंप से कभी पानी पटाए हैं बारी में? बारी तो पहले आधा आदमी समझता नहीं होगा। देखो ऐसा है, जहाँ पे सब्जी उब्जी लगाते हैं ना खेत खलिहान में, तो वहाँ पे छोटा सा एक पतला पाइप रहता है, उस पाइप को हम मतलब फुलवारी वाला जो काम होता है, पाइप से पौधा में पानी पटाते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये आपका पाइप का डायमीटर है, पाइप का डायमीटर मान के चलिए कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यही 5 सेंटीमीटर डायमीटर को आधा अगर आप दबा दीजिएगा ना, इतना आप दबा देते हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, है ना, तो अब क्या होता है? आप प्रेशर से पानी जाने लगता है, बहुत दूर तक जाने लगता है। मान के चलिए कि पहले जो था, ठीक है, मान के चलिए पहले अगर 2.5 मीटर तक पानी जा रहा था, तो अब जब दबाएं तो 4 मीटर तक पानी जा रहा है, 4 मीटर दूर तक पानी जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं भाई? पानी का प्रेशर जो है बढ़ गया है, पानी का प्रेशर जो है बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि हमने जो एरिया था वो कम कर दिया। हमने क्या किया? हमने जो एरिया था, ठीक है, हमने एरिया कम कर दिया। तो अभी आपको मैंने क्या बताया? अभी हमने आपको बताया कि प्रेशर बढ़ेगा जब एरिया कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा जब एरिया कम होगा, और प्रेशर घटेगा जब एरिया ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। अभी हम इतना कुछ क्यों बता रहे हैं, अभी थोड़ा देर में आपको हम पता चलेगा, जब आर्किनियंस इक्वेशन पढ़ाएंगे ना तब समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम आपको बता रहे थे P इज इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर, P इज इक्वल्स टू क्या होगा? आर क्यू का स्क्वायर होगा। अरे हाँ चलिए, P जो होगा आर क्यू का स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन पहला तो आपका दिमाग में छप जाना चाहिए, P इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना E इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, उसी तरह से P इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। ओके, तो प्रेशर है ये, आर क्या है? रेसिस्टेंस है, क्यू है क्वांटिटी ऑफ एयर। अभी देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा ना तो हम बता रहे हैं 80 से 85% आदमी ऐसा होगा जो नहीं बना पाएगा। हम जो क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खाली थ्योरी पढ़ा है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हम बार बार फोकस कर रहे हैं। चलिए, अभी जमाना वो नहीं रहा जो रट के पास होगा, अभी जमाना रहा कॉन्सेप्ट का। जिसके पास कॉन्सेप्ट है उसके पास शक्ति है, पावर। मान के चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि प्रेशर है किसी जगह पे, अगर हवा का दबाव आप नापे, तो आपको पता चला उस मेजरमेंट करने से, एनालिसिस करने से, जो हवा का दबाव आप नापे, ठीक है, मान के चलिए वो हवा का दबाव आपको पता चला कि 25 पास्कल हवा का दबाव है। एक इमेजिनरी एग्जांपल लेते हैं, हम डाटा अपने से दिमाग से ले रहे हैं, तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बोला है कि 4 रेसिस्टेंस है टोटल, 4 रेसिस्टेंस मतलब 4 जगह ऐसा बाधक है, और चारों रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में घुमाएगा। सर आपको थोड़ा सा घुमाएगा, 4 रेसिस्टेंस है, चारों जो है वो सीरीज में है। चारों का जो रेसिस्टेंस है वो कुछ ऐसा है, 5 7 3 5,
ठीक है, ये बोला है। ओके, अब क्या बोला है, एक मिनट यार, परेशान है चाइना के चक्कर में, चाइना को उड़ा दो तो बाबू बम से। चलो, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एयर बोला है, बताओ बताओ। अभी देखो, इसको तुम गौर से देखोगे ना, उसमें दो चीज दिया हुआ है, एक चीज बाकी है। अभी ऐसा चीज देखेगा ना कि इतना पास्कल दिया है, प्रेशर, चार रेसिस्टेंस दिया है, चारों सीरीज में है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे, अरे बुझा नहीं रहा। खाली आपको ये इक्वेशन याद रहता है, P इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर, तो आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता है। अब रेसिस्टेंस का हम आपको हिसाब किताब समझाते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस का हिसाब किताब क्या है। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है ना, तो आपको क्या करना पता है, आर रिजल्टेंट यानी टोटल रेसिस्टेंस, या आर टोटल बोलिए, आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, आर टोटल बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, मतलब जितना है सबको जोड़ दो। और अगर यही वाला रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में दिया है, पैरेलल में जनरली देगा नहीं क्वेश्चन में, अगर देगा भी तो ऐसा वैल्यू देगा कि तुरंत निकल जाए। 1/√R1 बराबर, आर बराबर हो जाएगा 1/√R1 प्लस 1/√R2 प्लस 1/√R3 प्लस डॉट 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 1/√Rn। ऐसा डाटा देगा ना ये, R1 R2 R3 R, ऐसा डाटा देगा ना कि उसका स्क्वायर हो जाता हो। जैसे देखिए, 4 दे सकता है, 16 दे सकता है, 64 दे सकता है, 36 दे सकता है, कुछ इस प्रकार का डाटा देगा। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करेगा। क्यों ऐसा कैलकुलेशन क्यों देगा, क्योंकि आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है परीक्षा में, इसीलिए आपको ऐसा डाटा देगा। अगर ऐसा डाटा नहीं देगा तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करना पड़ेगा, वो उसका प्रोटोकॉल में नहीं है, इसीलिए आपको ऐसा डाटा देगा। चलिए, तो आर हमने क्या बताया, अगर सीरीज में है तो कुछ नहीं करना, जो जो रेसिस्टेंस दिया सबको जोड़ देंगे, और अगर पैरेलल में है तो कुछ नहीं करेंगे, 1/R1 R2 R3 से करेंगे। ठीक है, अभी हम यहीं पे बनाने का कोशिश करते हैं, इसको ना हम यहीं पे बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर ले रहे हैं। ओके, P इज इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर। अब भैया P क्या है, यहाँ पे दिया है 25 पास्कल, चलो लिखिए 25। ओके, R क्या है, R हमको दिया हुआ है 4 रेसिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है। अब जैसे हमको 4 बोला और सीरीज बोला, ठीक है, हमारे दिमाग में क्या आएगा, जैसे हमको 4 बोला और सीरीज बोला, हमारे दिमाग में आएगा कि भैया सीरीज है तो सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5, प्लस प्लस लिखे थे हम पहले ही, चलिए हिंट तो आपको हम पहले ही दे दिए थे, कॉमा कॉमा करके लिखिएगा इसमें। तो 5 प्लस 7, 7 3 10, 5 5 20, यानी हो जाएगा 20। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 20। रेसिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। ओके, अब इंटू क्यू स्क्वायर, इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी 25/20 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमने डाटा खुद लिया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ऐसा आ गया है जिसका सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा √5/4, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा डाटा देगा कि Q अगर अंडर रूट ऐसे करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल डाटा निकलेगा। मान के चलिए, ऊपर में 25 दे देगा, नीचे 16 दे देगा, तो 5/4 ऐसा आंसर आएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। खाली आपको P इज इक्वल्स टू क्यू आर क्यू का स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, है ना। अरे इतना पढ़ा दिया हम आज, नहीं नहीं, ये तो सुबह वाला भी है यार, सुबह वाला भी है, ऐसा नहीं है। हम भी सोचे इतना कब पढ़ा दिए भाई। चलो ठीक है, ओके, अब हम आते हैं अगला इक्वेशन। अगला इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कॉन्सेप्ट समझते जाइए ना, एक बार खाली देख लीजिए, एक दो बार खाली कॉपी में लिख लीजिए तो आपका हो जाएगा, उतना भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है। लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन। ये लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं अटकिंसंस इक्वेशन, अटकिंसंस इक्वेशन कहते हैं। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, देखो 2016, 2017, 2015, ये जो टाइम था ना,
इस टाइम माइनिंग सरदार का बहुत सारा वैकेंसी आया और उस वैकेंसी में बहुत ही लोअर लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, या यूँ कहें कि माइनिंग सरदार लेवल का क्वेश्चन फील्ड वाला उसी टाइम पूछा गया था, ठीक है। और उस टाइम एलसी काकू साहब का किताब लोग पढ़े। एलसी काकू साहब का एक किताब था जिसको कहते हैं माइनिंग सफल माइनिंग सरदार। बार बार स्क्रीन पे टच हो जा रहा है, एक मिनट। जिसको कहते हैं, एक मिनट, जिसको कहते हैं ओबरमैन से हैंडबुक और सफल माइनिंग सरदार, सफल माइनिंग सरदार, ये दोनों पढ़े। और दोनों पढ़ के परीक्षा दिए। 2015 वाला बच्चा निकला, 16 वाला निकला, 17 वाला निकला, 18 में भी बहुत सारा बच्चा इसे पास किया। इसके बाद 2019 20 21 आते आते 21 22 आते आते ऐसा समय आ गया 22 में कि ईसीएल का एग्जाम हुआ। ईसीएल का एग्जाम में लड़का लोग का नहीं निकल पाया, तो लड़का लोग बोला कि एलसी काकू का जो किताब है वो एकदम बेकार है। ऐसा नहीं है, अब समझाते हैं क्यों ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ 2 किताब पढ़ा एलसी काकू साहब का। एक ना न्यूमेरिकल बेस किताब है, किताब का नाम है न्यूमेरिकल्स ऑफ वेंटिलेशन, न्यूमेरिकल ऑफ वेंटिलेशन। उस किताब के बारे में आप सुने हैं, जो एलसी काकू साहब लिखे थे, है ना, 90 के दशक में लिखे थे वो किताब को। वो किताब आज भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर वो किताब आप पढ़े होते ना तो आपका पूरा वेंटिलेशन का बहुत डीप जानकारी होता। आप उस किताब को अगर पढ़े होते तो बहुत डीप जानकारी होता। तो ऐसा नहीं कि एलसी काकू साहब का 2 किताब आप पढ़ लिए तो उनको जज कर लिए कि भाई 2 किताब ऐसा है तो बाकी सब भी ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे किताब मार्केट में आप जाके पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। कोई भी राइटर को आप बेकार नहीं कह सकते यार, है ना। राइटर लोग यहाँ क्वेश्चन भिड़ाने के लिए नहीं बैठा हो, आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए बैठा है, ठीक है। चलिए, तो हम अटकेनियंस इक्वेशन पे आए। अटकेनियंस इक्वेशन, अटकेनियन बार बार बोल रहे हैं, अटकिंसंस, अटकिंसंस इक्वेशन। अटकिंसंस इक्वेशन को ही कहा जाता है लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, माइन एयर फ्रिक्शन कहा जाता है। ये क्या चीज है भाई? इसमें है बेसिकली P इज इक्वल्स टू के एस वी स्क्वायर बाई ए। या तो ये होगा, ठीक है, या तो ये होगा, या होगा P इज इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। अब ये क्या चीज है, आप समझते हैं। देखो, कुछ तो चीज आपको रटना पड़ेगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा, है ना। हमने जाना था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि एरिया घटा देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तो एरिया घट जाएगा। तो ए नीचे है, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक में ए है, एक में ए क्यू है, ऐसा क्यों भाई? एक में ए है, एक में ए क्यू है, ऐसा क्यों? तो चलो ना इसको मैच करते हैं। के एस भी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, होना चाहिए ना भाई। तो अगर के को हम काट दें, एस एस को काट दें, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा भी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू। अगर हम यहाँ से एक काट दें और स्क्वायर बच जाए तो इक्वल टू हो जाएगा भी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भी इज इक्वल्स टू, भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये वाला चीज को याद करें और भी के जगह पे पुट कर दें तो मेरा दोनों इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी नहीं, भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये भी नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। आपको खाली एक चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अटकिंसंस इक्वेशन। इससे न्यूमेरिकल नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तक दिया नहीं है। फर्स्ट क्लास में दिया था, सेकंड क्लास और गेट में इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा है कभी, तो चांसेस कम है आपका। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए अपने आप को कि चलो बच गए हम। तो एटकेनियंस इक्वेशन डायरेक्ट आपसे पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि बताओ इनमें से कौन सा एटकेनियंस इक्वेशन है। तो याद रखिएगा, के एस भी स्क्वायर बाई ए, या फिर पी इज इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए क्यूब, सॉरी, ए क्यूब। अभी हमने आपको क्या बताया था? हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ा देखते हैं। भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर मान के चलिए कि ये सेकंड वाला इक्वेशन आपको याद नहीं है तो वहां तक आप पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? जहां भी स्क्वायर है वहां क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर कीजिए, यानी पी इज इक्वल्स टू के एस, ये भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर को हम लिखते हैं अलग कलर से ताकि आपको पता चले। एक मिनट, अरे यार, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं इसको
यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ लिखते हैं वी स्क्वायर के जगह पे क्यू स्क्वायर बाई नीचे ए स्क्वायर, आई इंटू पहले से ए है, तो तीनों को जब करेंगे तो हो जाएगा पी इज इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू। यही तो है भाई दूसरा वाला। पहला वाला पता है, दूसरा वाला निकाल लेंगे। पहला वाला पता है, दूसरा वाला निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप इसको ऐसे याद कीजिएगा प्रशांत का सास बहुत भारी, बहुत भारी। प्रशांत का सास बहुत भारी है, प्रशांत का सास बहुत भारी। क्वेश्चन थोड़ा तो तुक्का अटपटा है, लेकिन भाई याद करने का काम आएगा, है ना। नीचे तो ए आपको पता है, ये रहेगा प्रशांत का सास बहुत भारी, प्रशांत का सास बहुत भारी। चलिए कहते हैं प्रशांत बोले तो पी, का बोले तो के, सास बोले तो एस, बहुत भारी बोले तो भी फॉर बहुत, और भारी मतलब स्क्वायर कर देंगे इसका, डिवाइडेड बाई ए। आपको भी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पता है ना। तो आप बस इसको पुट कर देंगे तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा। यानी अटकिंसन इक्वेशन देगा ना तो दोनों भी दे सकता है। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको आंसर बताना इसका क्या होगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डिक्लेयर करते हैं, इसका आंसर बताना मैंडेटरी है आपके लिए। क्वेश्चन है अटकिंसंस अटकिंसंस इक्वेशन कौन सा है। या तो ये बोलेगा, या तो बोलेगा, या तो ये बोलेगा, या तो बोलेगा लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, लॉ ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देगा P इज इक्वल्स टू के एस भी स्क्वायर बाई ए। ऑप्शन बी बोलेगा P इज इक्वल्स टू के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। ऑप्शन सी बोलेगा बोथ। ऑप्शन डी बोलेगा नन। ऐसा क्वेश्चन सेकंड क्लास वाला में पूछा है, और जो सेकंड क्लास वाला में पूछा है वो धीरे धीरे अब इसमें पूछ रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था प्रशांत का सास, प्रशांत का सास बहुत भारी है। चलिए, तो अब देखिए प्रशांत बोले तो P इज इक्वल्स टू, का बोले तो K, S बोले तो S, बहुत भारी बोले तो V स्क्वायर, डिवाइडेड बाई A। अब उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या था, क्यू स्क्वायर बाई ए, V स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको आप पुट कर देंगे V के जगह पे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू के एस V स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए क्यूब। तो के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। यहाँ पे देखिएगा दोनों दिया है, पहला दूसरा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा तो फिर आपका दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है, मगजमारी नहीं है, आपका आराम से बनेगा, टेंशन वाने का बात नहीं है। इसमें हमने बताया था के क्या है, किलो मुर्ग है। किलो मुर्ग क्या होता है बेसिकली, के एक रेसिस्टेंस का यूनिट है, रेसिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, या फिर यूं कहें कि ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है के। पी आपको पता है प्रेशर है, एस आपको पता है रबिंग सरफेस है, नहीं पता है कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं, है ना। खाली इतना याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम है आपका माथा पे, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जरूर पढ़ाते हैं हम, है ना। मेरा तो मन करे तो हम बहुत डिटेल में पढ़ाए, लेकिन अभी आपका एग्जाम में पी जो हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा, के जो है वो आपका रेसिस्टेंस का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एस जो है वो रबिंग सरफेस से जितना सरफेस से टकरा रहा है हवा उसको बोलेंगे, भी जो है वेलोसिटी है, यानी हवा जिस स्पीड से टकरा रहा है, ये मतलब एरिया है ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए बहुत डीप में क्वेश्चन दिया है डीजे देशमुख में, एक आध क्वेश्चन, लेकिन वो आपके लेवल का नहीं है। आप कहेंगे तो हम जरूर पढ़ा देंगे, को अगर कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि उतना लेवल में जाके भी फायदा नहीं, भी एग्जाम है माथा पे, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए। बस उतना डिटेल में जाए कि भाई क्वेश्चन आ जाए बन जाए, इतना इनफ। उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का हमको नहीं लगता है जरूरत है, बट आप कहिएगा तो हम इससे भी न्यूमेरिकल बना देंगे। बस आप कमेंट करके बता दीजिए, आपका डिमांड सर आंखों पे। चलिए अब टॉपिक है थ्योरेटिकल डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है थ्योरेटिकल डिप्रेशन। ओके, इसके बाद दूसरा है एक्चुअल डिप्रेशन।
या फिर इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिप्रेशन। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं हम, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या चीज़ है, ओके। चलिए, चलो हम समझते हैं। मान के चलिए कि आप सुबह सुबह उठे और आप कसम खाएं कि आज 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, है ना। कसम खाएं कि ईएमटी का 10 चैप्टर आज शुरू से लेकर लास्ट तक कर लेंगे। लेकिन भाई है तो आप इंसान हैं। आप शुरू का 1 घंटा बहुत ही जोश जुनून के साथ पढ़े, उसके बाद फिर आपको मन किया कि थोड़ा मोबाइल उठा के वीडियो देखे, पतली कमरिया बोले हाय हाय, आप मोबाइल में घुस गए। उसके बाद लगातार वीडियो देखते गए दबा के, फिर आपका मन कंसंट्रेशन वहां से हट गया। इसके बाद आप फिर से चैप्टर किए लास्ट रात जब जाते जाते पता चला कि आप मात्र 5 चैप्टर खत्म कर पाए। तो आपने प्लान कितना किया था 10 चैप्टर का, एक्चुअल कितना कर पाए आप 5 चैप्टर का। तो आपको इफिशियंसी बोलेंगे कि बताओ इफिशियंसी कितना है, तो आप बोलेंगे एक्चुअल बाई प्लान। जितना आपने प्लान किया और जितना आपका एक्चुअल था, इन दोनों का रेशियो को आप बोलेंगे कि ये मेरा इफिशियंसी है, इतना मैंने किया। इसको क्या बोलेंगे, इफिशियंसी है। इसी तरह से जब हम पंखा का इफिशियंसी निकालते हैं या मैनोमेट्रिक इफिशियंसी निकालते हैं, तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बेसिकली होता क्या है पता है, कुछ नहीं। पंखा का जो एक्चुअल डिप्रेशन होता है ना, पंखा का जो एक्चुअल डिप्रेशन होता है डिवाइडेड बाई जो उसका थ्योरेटिकल डिप्रेशन होता है, जो कानून के हिसाब से होना चाहिए, एक्चुअल डिप्रेशन बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन। थ्योरेटिकल, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है यार क्लास के लिए। अब बताओ 2 दिन माथा में चढ़ा हुआ है, हम कैसे क्लास कराएं यार। अपने दोस्तों को थोड़ा समझाइए आप लोग का कि अगर है तो हम कराएंगे यार। हम, मेरा मेन फोकस तुम ही लोग पे है। मेरा एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं है, है ना। एक्चुअल डिप्रेशन बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब कितना आप एक्चुअल में किए और कितना प्लानिंग था। अब डिप्रेशन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। देखो ऐसा है, ये पंखा है। पंखा में जब आप हवा भेजते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है यहाँ पे, प्रेशर डिफरेंस बनता है। तो पंखा आप बनाए, मान के चलिए गाड़ी आप लेते हैं दुकान में तो बोलता है ना कि अरे 50 नहीं 60 का माइलेज देगा। कंपनी क्लेम करती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड जा सकते हैं, और माइलेज मान लीजिए कंपनी बोलती है 70 का माइलेज देगी, लेकिन गाड़ी देता है कितना, 60 का, 55 का। तो यही है कि मशीन जो बनाया गया है, वो मशीन बनाया गया है, आपका बोला गया है कि इसमें जो आपका डिप्रेशन होगा, थ्योरेटिकल डिप्रेशन या प्रेशर डिफरेंस होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा होगा। मान के चलिए बोला है कि 700 होगा, लेकिन आप जब एक्चुअल में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप देख रहे 600 हो रहा है यार। तो यही जो रेशियो है इसी को बोलते हैं मैनोमेट्रिक इफिशियंसी, मतलब उसका क्षमता। तो मैनोमेट्रिक इफिशियंसी बराबर फिर से आप लिख लीजिएगा एक्चुअल डिप्रेशन बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन। आपको बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं देगा। आप इसको अगर डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा ना, मेरा मन तो बहुत है डिराइव करने का, लेकिन आपके पास समय नहीं है ना। और इतने ये आपका लेवल से भी बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। एच इज इक्वल्स टू यू प्लस v1 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। सेमेस्टर में ये सब बहुत पढ़े थे यार, है ना। चलो, तो एच इज इक्वल्स टू यू प्लस v1 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई जी, है ना। तो जी बेसिकली इतना डिटेल में जाना सही नहीं लगेगा हमको लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बस यहाँ याद रखो यार, थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या होता है। थ्योरेटिकल डिप्रेशन हो जाता है मैनोमेट्रिक डिफिशियंसी क्या होता है, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी होता है एक्चुअल डिप्रेशन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन, ठीक है। ये आपका हो जाता है मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। यहाँ पे हम 2-3 को फार्मूला लिखाएंगे, आपको कहेंगे कि रट लीजिए, समझ में आए चाहे नहीं आए, डायरेक्ट क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ देता है कि बताओ मैनोमेट्रिक इफिशियंसी क्या है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिप्रेशन बाय थ्योरेटिकल डिप्रेशन क्या कहलाएगा, है ना। ऐसे करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। तो रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। बाकी आप अगर कहेंगे तो बहुत डिटेल में बता देंगे, बट अभी समय का थोड़ा अभाव है, इसके कारण हम नहीं करना चाह रहे हैं, उस सब चीज़ में नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, है ना, ताकि आपको हम और भी बहुत कुछ दे पाएँ। अब एक होता है फैन इफिशियंसी। अब ये क्या है भाई, फैन इफिशियंसी। तो बोला गया है एचपी ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का जो हॉर्स पावर है डिवाइड कर देंगे ना जब, एचपी ऑफ मोटर, एचपी ऑफ शाफ्ट, ठीक है ना। ये
ये जो होता है ये होता है फैन इफिशिएंसी, एचपी ऑफ वेंटिलेशन है ना, एचपी ऑफ वेंटिलेशन और एयर ऑफ एचपी, या फिर हम इसको कह सकते हैं एयर एचपी। एयर का भी कुछ ना कुछ हॉर्स पावर होता है जब आप कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा डीप लेवल पे जा रहे हैं हमको लगता है, बट ठीक है चलो कोई नहीं, याद कर लो। एयर एचपी डिवाइडेड बाय फैन का शाफ्ट जो है ना, शाफ्ट का एचपी, ये हो जाता है आपका फैन इफिशियंसी। ठीक है, फैन इफिशियंसी हो जाता है। इसके बाद एक आता है फैन मोटर इफिशियंसी। फैन मोटर इफिशियंसी, ये सब का सब एलसी काकू साहब का देन है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है वेंटिलेशन का। अगर आपको समय मिलेगा ये सब एग्जाम क्लियर करने के बाद, है ना, आगे फ्यूचर में भी आपका एग्जाम निकल भी गया, माइनिंग सरदार में आप जॉब भी कर रहे हैं, तब भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सेकंड क्लास तो आपको देना पड़ेगा, फील्ड में है तो एसएमसी का तैयारी तो कीजिएगा ना भाई साहब। तो मेरा सजेशन रहेगा कि न्यूमेरिकल का एक तो किताब आता है एलसी काकू साहब का, आपको जब समय मिले, अभी तो आपका लेवल का नहीं है वो किताब, बट आपको अगर माइनिंग सरदार या ओवरमैन का एग्जाम क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप सब सेकंड क्लास में बढ़ेंगे ना, तो वो सब किताब जरूर खरीदिएगा। एलसी काकू साहब जो लिख के गए हैं आज तक उनको कोई काट नहीं पाया। खैर, फैन मोटर इफिशियंसी क्या है? फैन मोटर का इफिशियंसी नहीं, पावर होता है बेसिकली, फैन का तो हम बता ही दिए। पावर हो जाएगा एयर का पावर डिवाइडेड बाई मोटर का इफिशियंसी, जो हमने इससे निकाला, मोटर या फैन इफिशियंसी का ये दोनों एक ही चीज है, इनटू सॉरी मोटर का अलग हो जाता है और इफिशियंसी का अलग हो जाता है। तो फैन मोटर इफिशियंसी बराबर एयर पावर बाई मोटर इफिशियंसी इंटू फैन इफिशियंसी। ये इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। चलिए, अब जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसको मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। इक्विवेलेंट ऑरिफिस ऑफ ए माइन। अब ये क्या चीज है, इसको हम समझते हैं, समझते हैं भाई, समझते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि बंदूक बनाए एक नया नया, है ना, बंदूक में हमने गन पाउडर डाला, गोली जो बनता है आपका बुलेट, पुलिस वाला जो गोली होता है वो गन पाउडर का बना होता है, जो कि लो एक्सप्लोसिव। आप सोचिए, अगर एक लो एक्सप्लोसिव को चला दे तो आदमी का जान चला जाता है, अगर हाई एक्सप्लोसिव चला दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो बंदूक का एक, मान लीजिए एक नया सा बंदूक बनाया कोई आदमी, तो बंदूक बनाने के बाद क्या उसका ट्रायल सीधा आदमी पे करेगा? हाँ? नहीं करेगा ना भाई, उसका ट्रायल करेगा लैब में। एक बड़ा सा एक मतलब क्या होता है, एक एरिया होता है, उस एरिया में देखे होंगे कि इस टाइप का बोर्ड लगाया जाता है जिसमें ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है, आदमी उसमें गोली मारता है एकदम सेंटर पे, बीच पे, निशानाबाजी का प्रैक्टिस करता है। तो इसी तरह से माइंस का जब वातावरण का अध्ययन करना हो तो जरूरी नहीं कि माइंस में ही आके आप कोई इंस्ट्रूमेंट का एक्सपेरिमेंट करेंगे, या अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कोई मैथड का या कुछ भी ऐसा, तो आप जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट माइंस में पहुंच जाएंगे और वहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं, आदमी का जान खतरे में तो नहीं डाल सकते ना आप। तो उस जगह पे आपको माइंस जैसा वातावरण बनाना पड़ता है। जैसे डार्क रूम, आप अगर, आपका कॉलेज में अगर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं लैंप रूम, डार्क रूम, तो कॉलेज में एक तो लैब होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैंप हैंडलिंग लैब। क्या कहते हैं? लैंप हैंडलिंग लैब। ठीक है, या फिर बीटीसी भी जाइएगा ना तो वहाँ पे एक तो डार्क रूम होता है। डार्क रूम, डार्क रूम क्यों होता है भाई? क्योंकि वो माइंस का एक वातावरण बना दिया जाता है, पूरा दीवार काला काला पेंट करके एक माइंस का वातावरण बना दिया जाता है कि इतना अंधेरा रहेगा। उसमें आपको फ्लेम सेफ्टी लैंप पे टेस्टिंग करवाया जाता है कि बताइए फिल्म का लेंथ कितना है, हाइट कितना है, गैस कितना होगा, कितना परसेंट होना चाहिए, ऐसे वैसे करके बताया जाता है। इक्विवेलेंट ऑरिफिस बिल्कुल उसी तरह का एक उपकरण है कि माइंस में प्रेशर को, माइंस में जो हवा जा रहा है गैलरी से, गैलरी से हवा जा रहा है, इस गैलरी में अगर हम एरिया को घटा दें, एरिया को बढ़ा दें, है ना, तो उस कंडीशन में प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, वो सब चीज को देखने के लिए हम लोग एक को इक्विवेलेंट ऑरिफिस बनाते हैं, जो कि बिल्कुल इसी प्रकार का होता है ना। एक तरफ से हवा जाता है, उसके बाद एक बीच में स्लाइडर टाइप का होता है, दो गो, है ना, रैक एंड पिनियन मेथड पे वो काम करता है, मतलब खोलेंगे और लगाएंगे ऐसे कर करके इसका एरिया बढ़ा घटा के माइंस का वातावरण बना सकते हैं इक्विवेलेंट ऑरिफिस में। ठीक है, इसमें पूछता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चार्ट लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, बार बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। एज इक्वल्स टू 0.385 क्यू अंडर रूट पी। इसको याद करने का कोई तरीका? जी बिल्कुल कोई तरीका नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, और ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट ऑरिफिस का फॉर्मूला एकदम 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 याद करना पड़ेगा। वेयर ए इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑरिफिस का एरिया, इक्विवेलेंट ऑरिफिस का एरिया मीटर स्क्वायर में होता है ये। ठीक है, इसके बाद क्यू क्या है? क्यू है क्वांटिटी ऑफ एयर, क्वांटिटी ऑफ एयर जो उसमें से जा रहा है, और पी क्या है? पी बेसिकली है प्रेशर। ठीक है,
पी क्या है, पी प्रेशर है। ये वाला फॉर्मूला ना एकदम 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 याद कर लो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा है यार, डायरेक्ट पूछा, बाकी मैं क्या बात करूं, डायरेक्ट पूछा है कि बताओ इक्विवेलेंट ओरिफिस का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ओरिफिस का ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी बना सकता है इससे, ऐसा नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना देगा। बोलेगा कहीं पे अगर प्रेशर है हवा का, वो अगर 25 पास्कल है ना, एरिया अगर बता देगा इक्विवेलेंट ओरिफिस का 40 मीटर स्क्वायर है, तो बोलेगा हवा का मात्रा क्या होगा। अब भाई तुमको बस इसमें डालना है डाटा और पुट करना है। चलो हम देख लेते हैं। एरिया बोला है 40, 40 बराबर 0.385 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 25 का अंडर रूट 25 है, तो इसको हटाएंगे तो 5 आ जाएगा। चलो इसको हटा के दिखाते हैं। 40 इंटू इधर से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये 5 इधर जाएगा ना, और इक्वल टू 0.385 है ना। इसको भी हम एक काम करते हैं, इधर ले आते हैं 0.385 इक्वल टू आपका आ जाएगा क्यू। आपको बस इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के बाद आंसर लाना है, तो आप ला सकते हैं, उससे कुछ बड़ा दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, एकदम घबराना नहीं है। अगर इक्विवेलेंट ओरिफिस खाली शब्द देख लिए ना आप एग्जाम में, तो आपको एकदम नहीं घबराना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, तो वेंटिलेशन हो, ओपन कास्ट हो, माइनिंग में अगर न्यूमेरिकल पूछ रहा है तो वो बहुत सिंपल लेवल का पूछ रहा है। बस मेरा 3-4 वीडियो देख लेना यार, दया करना मेरे पे, बस 3-4 वीडियो देख लेना। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब कुछ छूटा है कि नहीं, एक बार हमको देख लेना तो भाई। डिराइव तो करना चाहते हैं, लेकिन समय का अभाव के कारण हम आपको चाह कर भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन उतना खैर डिटेल का भी है भी नहीं इम्पोर्टेंट आपके लिए। एसेशनल डिसेशनल के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा है। डिसेशनल वेंटिलेशन, डिसेशनल स्पेलिंग पे मत जाइएगा, एक होता है डिसेशनल वेंटिलेशन, एक होता है आपका एसेशनल, ऐसे होना चाहिए शायद। चलो, डिसेशनल क्या होता है, सेशनल क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, एसेशनल क्या होता है, डिसेशनल क्या होता है। ठीक है, एसेशनल का मतलब होता है पहले नीचे फिर ऊपर। चलिए, अरे यार, अब यहाँ पे डिसेशनल लिख रहा है। ठीक है, डिसेशनल, डिसेशनल पहले ऊपर फिर नीचे, बस ये 2 लाइन तो याद करना आपको, एक लाइन याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, एक याद हो गया दूसरा याद हो जाएगा। असेशनल का मतलब पहले नीचे फिर ऊपर, यानी कि हवा जो जाएगा वो पहले डाउन कास्ट शाफ्ट से होते हुए सबसे नीचे वाला, यानी लोअर मोस्ट वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, उसके बाद फिर वो ऊपर, यानी कि जो भी ऊपर का वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट होगा वहां पहुंचेगा, तो इसको बोलेंगे असेशनल वेंटिलेशन। और डिसेशनल वेंटिलेशन होता है कि हवा पहले ऊपर जाएगा, यानी कि टॉप का जो वेंटिलेशन कनेक्शन है उसमें जाएगा, फिर लास्ट में बॉटम वाला में जाते हुए वो निकल जाएगा, तो इसको बोलेंगे डिसेशनल वेंटिलेशन। हॉट और डीप माइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हॉट और डीप माइंस में। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। ओके, चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, अभी देखो ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, है ना। अटकेनियंस इक्वेशन का सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आपको, खैर नहीं पूछेगा, अटकेनियंस लॉ कभी पूछा नहीं है तो कोई स्किप ही करते हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया। आप अगर किताब पलट के देखना यार, किताब पलट के देखना ना, फार्मूला लिखा होगा और उसके नीचे क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है, तो आप जरूर वॉल्यूम 2 को एक बार पलट के देखना, बस इतना करना। ओके, अब आते हैं आगे। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन ना बड़ा डीप में दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 का अगर आप खोलिएगा ना, तो कुछ वेंटिलेशन का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डीप में दिया हुआ है। मेरे को नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है, और इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अभी तक फर्स्ट क्लास मैनेजर में भी उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा है। फर्स्ट क्लास मैनेजर में भी पूछा है तो सेकंड क्लास में तो कभी नहीं पूछा है। तो आपका लेवल सेकंड क्लास के बराबर भी अगर हम मान के चले, तब भी आपके लेवल से बहुत ऊपर है, इसीलिए वो सब क्वेश्चन को हम स्कीप करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर फिर भी बता दीजिए, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपका जो अभी का टॉपिक चल रहा है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। ठीक है, फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा, आप चाहेंगे तो हम उस पर भी बना देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है ना। बस अभी हम आपका दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल फोकस रखना चाहते हैं, इसीलिए अभी हम उतना दिमाग आपका खराब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चल, अभी बेसिक बेसिक चीज़ आपको पता होगा यार, मैं क्या बताऊँ। Q इज इक्वल्स टू ए इंटू बी होता है, आप पढ़े होंगे बचपन में। P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर होता है, मैंने अभी बताया था। Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर है, A क्या है, एरिया है, B क्या है, वेलोसिटी है, P क्या है, प्रेशर है, R क्या है, रेसिस्टेंस है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर है।
ये सब बेसिक बेसिक सा कुछ फार्मूला होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो आप नहीं बना लेंगे क्या? आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ देगा तो आप नहीं बना लेंगे? आपको पूछेगा क्या, क्वांटिटी दे देगा, एरिया में लेंथ इनटू ब्रेथ दे देगा, है ना, वॉल वेलोसिटी आपका दे देगा, या वेलोसिटी निकालने बोल देगा। अगर वेलोसिटी देगा तो क्वांटिटी ऑफ एयर निकालने बोल देगा, लेंथ ब्रेथ दे देगा। अगर वो भी नहीं तो एरिया निकालने बोल देगा। तो ऐसे कर करके कुछ बेसिक बेसिक सा सवाल आपसे परे कर सकता है। तो फॉर्मूला बेस है ए इंटू भी। आप अगर इसे पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, इतना डिटेल में कभी जाने की जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देख लेता हूँ न्यूमेरिकल सब कितना है, और बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है आपका, अब ज़्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में तो है ही नहीं, है ना। चलिए, हाँ 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 हाँ, है भाई, है। देखो CO बाई O2 और CO2 बाई O2 ये दोनों निकालने पूछ सकता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। तो CO बाई O2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राहम्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। CO2 बाई O2 का किताब में लिखा हुआ नहीं है डीजे देशमुख में, लेकिन आप कहीं तो कुछ पढ़े हैं कि इसको भी कुछ लिमिट बोलते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी देख लूंगा, मेरे को भी दिमाग दिमाग में नहीं है ना। चलिए, CO बाई O2 को क्या बोलते हैं, CO कंज्यूम्ड, CO CO सॉरी प्रोड्यूस्ड, CO प्रोड्यूस्ड बाई O2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम्ड मतलब ऑक्सीजन कितना खर्च हो रहा है, कितना CO बन रहा है, इसी के रेशियो को कहते हैं ग्राम्स रेशियो। इसको क्या कहते हैं, ग्राहम्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। और CO2 बाई O2 का ये वाला हमको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कुछ और नाम बोलते हैं, हालांकि किताब में नहीं है, बट फिर भी अब देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है समझिएगा। मान के चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा, मैं सीधा डीजे देशमुख का क्वेश्चन उठा लेता हूँ, डाटा का मेरा दिक्कत है तो यहीं से उठाते हैं डाटा। मान के चलिए बोला गया है कि आपने एक एयर का सैंपल लिया, ठीक। एयर सैंपल लेने के बाद आप देखें कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो 19.95% है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है वहाँ पे वो 78.72% है। CH4 की बात करें तो वो 0.93% है, जिसका काम ही नहीं है, फिर भी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। CO बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करें तो 0.39% है। CO बोला गया 0.05% है। अब देखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि बताओ CO बाई O2 रेशियो, तो आपको ना काम ही नहीं है बाकी का। आप CH4 का क्या करेंगे भाई, हैं? आप CO2 का क्या करेंगे? आपको कोई काम नहीं है, लेकिन डाटा देगा, क्यों देगा, डराने के लिए देगा। आपको लगेगा इतना डाटा, अरे बाप रे क्या पूछ दिया यार, अगर ये नहीं है तो इसका क्या इस्तेमाल है, तो कंफ्यूज करने के लिए देगा। और लिख लो, अगर एग्जामिनर चाह लिया ना कि तुमको थोड़ा परेशान करना है तो देगा, ठीक है। चलो, ओके, अभी हम आते हैं आगे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कैसे निकलता है, तो इक्विवेलेंट ऑक्सीजन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो बस लिखिएगा, 20.93% क्या होता है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है। जनरल एटमॉस्फेयर में हवा में ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 20.93% होता है। इतना डन है, चलो इतना डन है। एक्चुअल 79.04% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, एक्चुअल होता है ये, जी बिल्कुल होता है, एक्चुअल यही होता है, ठीक है। इनटू इनटू अब जो दिया हुआ है नाइट्रोजन का मात्रा, मान लीजिए दिया है 78.72%, तो आपको यहाँ लिखना है जो दिया हुआ है, दिया हुआ नाइट्रोजन, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो मैंने डाटा डायरेक्ट किताब से उठाया हूँ, इसलिए मुझे आंसर पता है ना, 20.85%। लेकिन आपको एग्जाम में देगा तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन देगा, आपका दिमाग खराब ना हो इस टाइप का कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू 78% नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन दिया हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन, ठीक है। और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का आपको जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलिए, अभी क्या है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड निकालना है आपको। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, कितना ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हुआ, तो माइंस में जितना आपका था उसी में ना ऑक्सीजन होगा। आप कहेंगे सर जनरल एटमॉस्फेयर में जो है उसी को ना नापेंगे, जनरल एटमॉस्फेयर में जो इतना है उसी को नापेंगे। जनरल एटमॉस्फेयर तो सरफेस का होता है ना भाई, हम तो अंडरग्राउंड माइंस का बात कर रहे हैं ना। तो इसीलिए अंडरग्राउंड माइंस में कितना ऑक्सीजन है ये तो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ना हम देखेंगे कि CO कितना खर्चा हो रहा है और ऑक्सीजन कितना खर्चा हो रहा है।
है ना, CO कितना बन रहा है, तो वो हमको इक्विवेलेंट पहले निकालना पड़ेगा। आप अगर वो वाला कर लेंगे ना सोच के कि हाँ 20.93 है माइनस कर देंगे डायरेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा सर, ऐसा गलती ना करें, दोबारा ऐसा गलती ना करें। तो इसीलिए आपको अंडरग्राउंड माइंस के परिप्रेक्ष्य में निकालना पड़ेगा कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में जो ऑक्सीजन है वो पहले है कितना, ये तो पता करें कि है कितना, उसके बाद फिर हम आगे कुछ पता करें। तो हमने पता किया कितना है, 20.85 है, तो हम लिखेंगे 20.85। और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड कितना हो रहा है, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का मात्रा दिया होगा क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में जो एयर का सैंपल लिए होंगे ना उसमें दिया होगा, तो यहाँ हो जाएगा 19, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, कितना दिया है भाई, अरे हैंग कर रहा, अरे पैसा नहीं दे रहे हो आप लोग, देखो मेरा मोबाइल हैंग कर रहा है, कंप्यूटर हैंग कर रहा है, दिमाग भी हैंग कर जा रहा है, ठीक है। 19.95 हम शायद बताए थे आपको, है ना, 19.95 हम आपको शायद बताए थे। ओके, चलिए 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चलता यार, जब हम पढ़ाते हैं फिर को टाइम का एकदम पता नहीं रहता है। आप लोग भी जब पढ़िए तो कोशिश कीजिए टाइम का एकदम पता ना रहे, फिर देखिए कितना मजा आएगा। ओके चलिए, तो बहुत ज़्यादा पाउज ले रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा फिक्स कर लूँ मैं, एप्लीकेशन ही क्लोज हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा था क्या, मैं आपको बता रहा था, एक मिनट मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक नया ले लेता हूँ, झंझट मगजमारी से दूर, इसीलिए नया सेक्शन ऐड करना जरूरी है भाई। चलिए यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि आपको या तो CO/O2 रेशियो बोल देगा निकालो, या फिर बोल देगा CO2/O2 रेशियो निकालो। और निकालने भी देगा तो एग्जामिनर बड़ा बदमाश है, आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, आपको क्या बोलेगा, बोलेगा एगो सैंपल लिए ईयर का, है ना, कहीं से लिए, यहाँ से लिए, वहां से लिए, रिटर्न से लिए, यहाँ से आइसोलेशन से लंदन, कहीं पर भी दे देगा। अब बोलेगा वो जो सैंपल ईयर में है उसमें ऑक्सीजन नापे तो पता चला 19.95% है अभी, उसके बाद नाइट्रोजन नापे तो पता चला 78.72% है अभी, मीथेन नापे यानी CH4 नापे जिसका कोई काम नहीं फिर भी देगा, बदमाशी करेगा आपके साथ, 0.93% है। CO2 बोला गया है कितना, 0.39% है, और CO बोला गया है 0.005%। अब आपको बोला जाएगा कि बताओ इसके परिप्रेक्ष्य में CO/O2 रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको तो ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे जो होता है, जो होता है, क्या भाई, जो ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, इनटू ऑक्सीजन जो दिया है, ये वाला लिख लीजिए लाइन। हमने क्या बताया लाइन भैया, हमने बताया ऑक्सीजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, इनटू ऑक्सीजन जो दिया हुआ है। अब क्या चीज है ये, क्या चीज है भाई ये, ऑक्सीजन नहीं सॉरी नाइट्रोजन जो दिया है, एक मिनट, नाइट्रोजन जो दिया है, यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, दिमाग हैंग कर रहा है मेरा यार, N2 नाइट्रोजन जो दिया है, ठीक है, नाइट्रोजन जो दिया है, ठीक है। अभी देखिए ऑक्सीजन क्या होता है 20.93%, नाइट्रोजन क्या होता है 79.04%, दिया क्या है नाइट्रोजन, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में निकालेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78.72%, तो यहाँ लिखेंगे 78.72%। अब इसको काट छाट कीजिएगा ना तो आपका आंसर पता है कितना आ जाएगा, काट छाट करने से आ जाएगा 20.85%। कैसे पता है, किताब देख के बता रहे इसलिए पता है। चलिए, तो ये आपका डाटा कुछ भी ऐसा देगा, लेकिन डाटा ऐसा देगा कि बहुत सिंपल साधारण हो, है ना, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा डाटा देगा कि कट जाए पूरा पूरी, ठीक है। चलिए, अभी ये आ गया आपका, अभी क्या है O2 प्रोड्यूस्ड, O2 सॉरी प्रोड्यूस बोल रहे हैं, O2 एब्जॉर्ब्ड, कितना O2 एब्जॉर्ब्ड होगा, तो इसका लिखेंगे जो आंसर आया, अभी कितना आंसर आया भाई 20.85। अब माइनस जो क्वेश्चन में दिया है, कहाँ है क्वेश्चन, ऑक्सीजन 90.95% है, तो लिखो 90.95%।
ये काटोगे तो निकलेगा आपका 0.9%, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आपको बस निकालना है। कैसे निकालेंगे? CO कंज्यूम्ड बाई O2 प्रोड्यूस्ड। माइंस में CO गैस होता है क्या? नहीं होता है, लेकिन CO निकलता है, कंज्यूम होता है। तो CO कंज्यूम दिया होगा, CO जो दिया है वही CO कंज्यूम हो जाएगा। 0.005 दिया है, चलो लिखते हैं। ऊपर में लिखेंगे 0.005 डिवाइडेड बाई 0.9, यही करना है। इससे आपका आंसर आ जाएगा 0.56। ठीक है, क्यों होगा ऐसे? यहाँ पे इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे इंटू कीजिएगा, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे काटिएगा, ऐसे कर करके जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.56 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, परसेंटेज ऑफ CO बाई O2, यानी CO कंज्यूम बाई O2 वाला आंसर आ जाएगा आपका, यही वाला। ठीक है, यही वाला अगर CO2 बोलता, CO2 बाई O2 बोलता, तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें कुछ नहीं करते, जो CO2 दिया हुआ है, चलो देखते हैं क्या दिया है। CO2 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 0.39 दिया है, तो आपको लिखना था 0.39। अब O2 कौन सा लेते? जो O2 निकल रहा है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया 20.83, तो लिखिए यहाँ नीचे 20.83। इसको हटाइएगा ऊपर में 100, इसको हटाइएगा नीचे में 100, उसके बाद इसको काटिएगा 3 9 12 8 20 2 8 9 10 11 12 13, नहीं कटेगा। बट फिलहाल इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। इतना डिटेल में देना चाहिए कि नहीं क्वेश्चन, ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। बट मैं कहूँगा कि इसको एक बार देख ही लीजिएगा तो क्या हर्ज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं, न्यूमेरिकल कर ही रहे हैं तो एक आध को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है लेवल, तो कोई बात नहीं है ना। चलिए, अब मुझे लगता है कि अब उतना लेवल का न्यूमेरिकल आपका नहीं है, अब जो भी है गेट लेवल का होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, चलो। जो वो एनसीडे का क्वेश्चन भी आप बनाओगे ना तो एकदम आराम से बनेगा, आप बना के देखो ना। मैंने ओपन कास्ट का न्यूमेरिकल कराया ना, ओपन कास्ट का सीरीज कराया ना, रिक्लेमेशन कराया ना, आप जाके बनाओ एनसीडे बनेगा। ठीक है, एनसीडे को पूरा हवा में लेके रखे हैं, तो एनसीडे कॉन्सेप्चुअल है ना, एनसीडे डाटा वाला तो है नहीं कि आप रट लेंगे। चलिए, तो देखो यार, ले चार्टलर साहब ने एक नियम दिया है। क्या नियम दिया है? उन्होंने कहा है कि आप अगर कोई भी गैस का एक्सप्लोसिव लिमिट निकालना चाहते हैं, एक्स एक्सप्लोसिव लिमिट निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको कुछ कुछ उसमें पुट करना पड़ेगा, है ना। आपको मिक्सचर है, बेसिकली ये क्या है? मिक्सचर है, इतना परसेंट मिक्सचर पे कितना कितना होगा तो हो जाएगा एक्सप्लोजन। ये अगर निकालना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर 100/P1/N1 प्लस P2/N2 प्लस P3/N3 डॉट 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 जितना भी दिया है Pn/Nn, है ना। ये हो जाएगा, इसको आप परसेंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सप्लोसिव मिक्सचर। समझ में आया? हमको उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं भाई, कोई समस्या नहीं। हम ही देख लेते हैं क्या है। चलिए, मान के चलिए, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। हमने कहा कि मान के चलिए कि हम एक एयर का सैंपल लिए, एयर का सैंपल लिए एक जार में या एक कोई भी ब्लाडर में। इसमें हम देखिए कि जो ऑक्सीजन है, एक मिनट, इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि जो मीथेन है, पहले देखा कि जो मीथेन है वो कितना है? मीथेन है हमारा 80%। ओके, ठीक। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है। और मान के चलिए इथेन है, इथेन है हमारा कितना परसेंट? मान के चलिए 10 होगा ना, अभी सी बात है 10 होगा। ये है हमारा सैंपल में, ये यानी कि मिक्सचर है, ये मिक्सचर है। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा सर ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। देखो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एग्जामिनर ऐसा पूछ सकता है, इसीलिए मैंने बता रहा है, क्योंकि डिजिटेशन में यही डाटा दिया हुआ है। अब बोला गया है कि जो मिक्सचर है ये एक्सप्लोसिव है कि नहीं है, और अगर एक्सप्लोसिव है तो कितना परसेंट में एक्सप्लोसिव है, ये आप आपको बताइए। अब ये आप मेरे को कैसे बताइएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो M1 को हम मान लेंगे पार्टिकल 1, पार्टिकल 1 का मात्रा कितना है? 80%। M2 को मान लेंगे पार्टिकल, सॉरी हाइड्रोजन को मान लेंगे हम पार्टिकल 2, पार्टिकल 2 का मात्रा कितना है? 10%। और ये इथिन को मान लेंगे पार्टिकल 3, पार्टिकल 3 का मात्रा हो जाएगा 10%। यानी P1 हो जाएगा 80%, P2 हो जाएगा 10% और इथिन हो जाएगा आपका 10%। ठीक है,
अब ये N1 क्या है? N1 मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मूला को। फॉर्मूला को आप अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखाएगा, फॉर्मूला को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखाएगा, x बराबर, x बराबर बड़ा सा ब्रैकेट ऊपर में 100 डिवाइडेड बाई P1 बाई N1 प्लस P2 बाई N2 प्लस P3 बाई N3 प्लस N3 डॉट 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 ऐसे करते हुए जहाँ तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, Pn बाई N1 इन। अब इसको परसेंटेज यही हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, P1 क्या है बेसिकली, P1 है पार्टिकल 1 का, पार्टिकल 1 का परसेंटेज। P2 क्या है, P2 है पार्टिकल 2 का परसेंटेज, पार्टिकल 2 का परसेंटेज। P3 क्या है, पार्टिकल 3 का परसेंटेज। इसी तरह से N1 क्या है हमारा, N1 है लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी, एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ पार्टिकल 1, पार्टिकल 1। जैसे मान के चलिए हमने कहा मीथेन, मीथेन कहा 80% मीथेन है, तो 80% मीथेन है, चलो ये तो हो गया P1 80% है। लेकिन लोअर लिमिट क्या होता है हमने जाना है कि 5.4% होता है लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी, यानी कि मीथेन की निचली विस्फोटकता सीमा 5.4% होता है। तो आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो लिखेंगे 80/5.4 प्लस फिर अगला का ऐसे ही, उसके अगला का ऐसे ही, उसके अगला का ऐसे ही। समझ में आया? समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हमारा तो ऊपर में 100 है, चलो ठीक है। अब आते हैं नीचे, P1 दिया था 80, मीथेन कितना दिया, 80 दिया, देखो देखते हैं मीथेन कितना दिया, देखो 80 दिया है ना, 80, ये देखो 80 दिया है। हाइड्रोजन 10 है, इथेन 10 है, ठीक है। तो मीथेन दिया हमारा 80 डिवाइडेड बाई मीथेन का हमने बताया लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोसिबिलिटी कितना होता है 5.4% प्लस P2 कितना दिया था 10, ये क्या था मीथेन के बाद, देखते हैं। मीथेन के बाद था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक्सप्लोसिव लिमिट कितना होता है 4.1 या 4.5%, ठीक है, तो 4.1 प्लस P3 कितना दिया 10, इथेन का एक्सप्लोसिव लिमिट कितना होता है 3.2%। अब इसको आप खाली सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा 4.6%, ठीक है ना, 4.6%। ये मोटा मोटी यही आएगा, तो मतलब 4.6% मिश्रण भी अगर मिल जाएगा, 4.6% भी अगर मिश्रण होता है तो उस कंडीशन में ये एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपका एनसीडे में मिलेगा, अब आप जाके एनसीडे का क्वेश्चन बनाइएगा, गारंटी है बनेगा, गारंटी है बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन हमको पता है आप लोग कभी ध्यान से देखे नहीं होंगे, खाली किताब पलट देते हैं, बोल देते हैं सर पूरा चार्ट लिए, लेकिन क्वेश्चन आ गया बाहर से, बाहर से नहीं आता है यार, वहीं से आता है, बस थोड़ा घुमा देता है। आप उस दृष्टिकोण से देख नहीं पा रहे, हम आपका दृष्टिकोण खोलना चाहते हैं ताकि आप कोई भी किताब को, राइटर को गरियाओ नहीं। सब अपने अपने जगह पे सही है, सब पढ़ पढ़ के विद्वान बना उसके बाद ही किताब लिखा है। तो किसी को भी आप ऐसे मत बोल दो यार कि ये तो बेकार है, ये खराब है, ये अच्छा है। उसकी भावनाओं को समझो और तुम पूरा डिटेल में जाके देखो, और 2-3 किताब पढ़ो, धीरे धीरे तुमको आइडिया हो जाएगा, है ना। इसीलिए समंदर शांत रहता है, और जो खेत वाला गड्ढा होता है ना उसमें आदमी धो के चल जाता है अपना। तो समंदर बनने का कोशिश करो, बहुत सारे किताब पढ़ो, जितना हो सके उतना किताब पढ़ो, अलग अलग किताब से आइडिया लो, उससे आपका दिमाग खुलेगा धीरे धीरे, फिर आपको एक रिस्पेक्ट आएगा अंदर में कि हाँ भाई जो भी लिखा है बहुत ही डिटेल में सोच समझ के लिखा गया किताब है ना। एक रिसर्चर जिंदगी झोंक दिया, आप कह देते हैं डायरेक्ट उसको किताब बेकार है, खराब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कहाँ बताएं यार, सब क्वेश्चन तो बता ही दिए, अब क्या बचेगा, अब हम क्या समझाएं तुमको। चलो एक और है लाइट वाला, इसको भी देख लो, जब हम पढ़ाते हैं तो बता ही देते हैं, लेकिन फिर भी अब चूंकि न्यूमेरिकल का एक अलग से सीरीज है तो हम एक क्वेश्चन ना छोड़ेंगे न्यूमेरिकल का, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, देखो लाइट का इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है चमक, कितना लाइट मार रहा है उसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन ऑफ ए सरफेस, किसी भी जगह का आप इल्यूमिनेशन कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालते हैं कैंडेला, कैंडेला सीडी पर मीटर, कैंडेला मीटर से निकालते हैं। ठीक है, कैंडेला मीटर बेसिकली इसका यूनिट होता है। तो ये कैसे निकालते हैं कोई भी सरफेस का, तो कैंडेला ऑफ सोर्स, कैंडेला ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इन मीटर का स्क्वायर।
यानी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बेसिकली एंगल ऑफ रोज है। अब समझाते हैं हम क्या चीज़ है। देखिए समझिएगा, मान के चलते एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे बहुत सारा आदमी काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक टावर लगाया, ये क्या है, एक टावर है, और टावर में आपने एक लाइट लगाया, ये क्या है, एक लाइट है, मान के चलिए क्या है, एक लाइट, ठीक है। मेरा पेंटिंग खराब है, लेकिन भावनाओं को समझिए, जज्बात को समझिए। तो ये क्या है, एक लाइट है भाई। अब लाइट से कुछ ना कुछ मात्रा में लाइट का रे निकल रहा होगा, ठीक है। लाइट का कुछ ना कुछ मात्रा में रे निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये रे जो निकल रहा है, इसका कुछ एंगल होगा बेसिकली। अगर इसका एवरेज का रे का आप ले लेंगे और हॉरिजेंटल से एंगल निकालेंगे, तो उसी को कॉस थीटा के रूप में आपको देखना है ना। तो मान के चलिए एंगल दिया रहेगा 45 डिग्री, और कैंडेला दिया रहेगा, जो सोर्स का कैंडेला है ना, जो सोर्स का कैंडेला है, मान के चलिए वो दे दिया है कि जो सोर्स का कैंडेला है वो 20 सीटी है। डिस्टेंस बता दिया गया है कि यहाँ से जो आदमी काम कर रहा है वो आदमी का डिस्टेंस है 10। तो आपको तो खाली फॉर्मूला में पुट करना है ना, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है। 10 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर, सिंपल है ना। कॉस 45 का डिग्री मुझे वैल्यू याद नहीं आ पा रहा है, शायद 1/2 होता है ना, 1/2 या √1/2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। लेकिन फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि आप ना डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड भी पूछ सकता है। इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस कैसे निकालते हैं भाई, तो कैंडेला ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है, जिसमें से लाइट निकल रहा है, टॉर्च है, लाइट है, एलईडी है, क्या है भाई, और डिस्टेंस मीटर में लिखेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना, इंटू कॉस थीटा। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला को याद रखिए। चलिए अब आते हैं आगे। इल्यूमिनेशन वाला एक तो ये फार्मूला हो गया, बाकी तो और कोई ऐसा फार्मूला है नहीं, है ना। ल्यूमेन वाला है तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लाइट वाला तो भाई हम एकदम डिटेल में बताएं, याद करा दिए आपको। अब वीडियो जाके देखो तो सही, आपको लगता है खाली वीडियो भेज दिया सर हो गया, खाली वीडियो भेजने में कितना टाइम लगता है जाके देखो ना। खाली नेगेटिविटी फैला रहा है लड़का लोग बाहर बाहर का, और तुम लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इतना दिन पढ़े हो यार, एक बार जाके देखो तो सही वीडियो, सब अपने समझ में आएगा। कभी किताब से मैच करो, कभी क्वेश्चन बनाओ, नहीं बने तब ना। चलो ओके, इसी के साथ वॉल्यूम 2 का न्यूमेरिकल पूरी तरह से समाप्त होता है। आई होप, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन हम नहीं करवाए हैं जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का है, आपका वो गेट लेवल का आ जाता है ना, क्योंकि एमटी आपका सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक नहीं है, बीटेक वाला का भी है, गेट वाला का भी है। तो थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप कहेंगे तो हम करवा देंगे। फिलहाल मैं आपको कहता हूँ कि अभी ऊपर ऊपर का चीज़ पर फोकस मत कीजिए, जितना आपका काम का है या थोड़ा सा ऊपर है उसको फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का चीज़ को अभी देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम है। इसी के साथ इसी के साथ अंडरग्राउंड माइंस का न्यूमेरिकल सेक्शन समाप्त होता है। अब अगला क्लास में हम कोशिश करेंगे पंप पढ़ाने का, और जितना हो सकता है उतना पढ़ाने का, क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे कि ये सब टॉपिक को जल्दी जल्दी निपटा देंगे, तो हम उसी वादा के हिसाब से आपका निपटाते जा रहे हैं, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहिए, और जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। मेरा दुआ है आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए, ज़रूर होगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।